नेपाल की राजधानी काठमांडू। जब भी इसका नाम आता है तो जहन में क्या आता है? शायद ऊंची ऊंची इमारतें, मंदिरों की घंटियां और लोगों की भीड़। ये शहर आज का भी है और सदियों पुराना भी। लेकिन एक सवाल है, आखिर यही शहर नेपाल का दिल क्यों बना? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। आज की तारीख में काठमांडू का मतलब है शोर, ट्रैफिक, लगभग 20 लाख लोगों की भीड़। पर जरा सोचिए, 250 साल पीछे चलते हैं, तब यह जगह कैसी रही होगी? गिने चुने घर, चारों तरफ हरी भरी वादियां, शानदार महल और वो शांति जो आज खो सी गई है। एकदम अलग दुनिया थी, है ना? देखिए, 250 सालों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। लेकिन एक चीज है जो टस से मस नहीं हुई, काठमांडू आज भी नेपाल की राजधानी है। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों पृथ्वी नारायण शाह ने अपना होम टाउन गोरखा क्यों नहीं चुना? क्यों इस शहर को चुना और आज तक ये फैसला क्यों नहीं बदला? तो काठमांडू की कहानी पर वापस आने से पहले एक कदम पीछे लेते हैं और समझते हैं कि कोई भी शहर किसी देश की राजधानी बनता कैसे है। मतलब क्या देखकर यह फैसला लिया जाता है? देखिए, ये जो शब्द है ना, कैपिटल, ये लैटिन शब्द कैपुट से आया है, जिसका मतलब होता है सिर। और सच पूछिए तो राजधानी किसी भी देश का सिर ही तो होती है। ये वो जगह है जहां से पूरे देश का सिस्टम चलता है। मतलब सरकार, संसद, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ यहीं होता है। तो जब भी कोई देश अपनी राजधानी चुनता है तो वो मोटे तौर पर 4 चीजें देखता है। 1, उस जगह का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितना है। 2, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। 3, क्या वहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, इमारतें वगैरह। और चौथा, जाहिर है, आर्थिक ताकत। अब इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इंग्लैंड को ही ले लीजिए। ज्यादातर लोगों को लगता है लंदन हमेशा से राजधानी थी, पर ऐसा नहीं है। पहले राजधानी थी विनचेस्टर, लेकिन जैसे जैसे लंदन एक बड़ा इकोनॉमिक और ट्रेडिंग हब बनता गया, पावर सेंटर भी वहीं शिफ्ट हो गया और राजधानी भी। ब्राजील का किस्सा तो और भी दिलचस्प है। उन्होंने रियो डी जनेरियो की भीड़भाड़ से बचने के लिए एक बिल्कुल नया शहर बसा दिया। देश के बीचों बीच नाम रखा ब्राजीलिया और उसे ही अपनी राजधानी बना लिया। मतलब एकदम स्क्रैच से बनाया। ऑस्ट्रेलिया में तो एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। सिडनी और मेलबर्न, दोनों बड़े शहर, दोनों में होड़ थी राजधानी बनने की। तो नतीजा क्या निकला? एक समझौता। सरकार ने कहा, न तुम्हारा न हमारा, और दोनों शहरों के बीच एक नई जगह कैनबरा को राजधानी बना दिया गया। लेकिन जापान की कहानी शायद सबसे अनोखी है। वहां कोई परमानेंट राजधानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सीधी सी बात ही, जहां राजा वहीं राजधानी। इसीलिए 1868 में जब सम्राट क्योटो से टोक्यो शिफ्ट हुए तो बस राजधानी भी उनके साथ साथ टोक्यो चली गई। तो अब जब हम समझ गए हैं कि राजधानियां कैसे चुनी जाती हैं, चलिए इन पैमानों को लेकर वापस चलते हैं काठमांडू और देखते हैं कि उसके हजारों साल पुराने इतिहास में कौन से राज छिपे हैं। कहानियों की माने तो काठमांडू घाटी हमेशा से ऐसी नहीं थी। कहा जाता है कि ये कभी नागदह नाम की एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। फिर बोधिसत्व मंजूश्री आए और उन्होंने इसका पानी निकालकर इसे रहने लायक बनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक राक्षस ने फिर से घाटी को पानी से भर दिया। तब भगवान कृष्ण ने उस राक्षस को हराया और घाटी को दोबारा बसाया, और यहीं से गोपाल वंश के शासन की शुरुआत हुई। और ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद एक के बाद एक कई बड़े राजवंशों ने यहां से राज किया। गोपाल वंश, किरात, फिर लिच्छवी और फिर मल्ल राजवंश। ये लंबी लिस्ट खुद बताती है कि ये घाटी शुरू से ही कितनी अहमियत रखती थी। यानी पृथ्वी नारायण शाह के आने से सदियों पहले ही काठमांडू एक पावर हाउस था। सोचिए, भारत और तिब्बत के बीच का सबसे जरूरी ट्रेड रूट यहीं से गुजरता था। नेवार व्यापारियों की वजह से ये इलाका आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और बागमती विष्णुमती नदियों की वजह से पानी की भी कोई कमी नहीं थी। कला और संस्कृति का तो ये गढ़ था ही। और ऐसे में इस समृद्ध और शक्तिशाली घाटी पर नजर पड़ी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा की, गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह। उस वक्त काठमांडू घाटी पर मल्ल राजाओं का राज था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उन्होंने अपनी ताकत को एक रखने के बजाय आपसी झगड़ों में इस पूरी घाटी को 3 छोटे-छोटे राज्यों में बांट दिया था: काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर। जाहिर है, इस बंटवारे ने उन्हें कमजोर कर दिया। और पृथ्वी नारायण शाह एक चतुर रणनीतिकार थे। वो समझ गए कि अगर पूरे नेपाल को एक करना है तो इस बंटी हुई घाटी को जीतना ही होगा। यही चाबी है।
उन्होंने एक लंबा अभियान छेड़ा और आखिरकार 1768 में सबसे मजबूत राज्य काठमांडू पर फतेह हासिल कर ली। काठमांडू के गिरते ही बाकी दोनों राज्यों ने भी घुटने टेक दिए और फिर 1769 में उन्होंने काठमांडू को अपने एकीकृत नेपाल की राजधानी घोषित कर दिया। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सारे धागे जुड़ते हैं। सवाल वही है, शाह का ये फैसला इतना सही कैसे साबित हुआ? ऐसा क्या था काठमांडू में कि 250 साल बाद भी ये फैसला बदला नहीं गया? चलिए अब सारे सुरागों को एक साथ रखकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, काठमांडू उन सभी 4 पैमानों पर बिल्कुल खरा उतरता था जिनकी हमने शुरू में बात की थी। ज्योग्राफिकली ये पहाड़ियों से घिरा एक नेचुरल किला था और देश के केंद्र में भी था। इकोनॉमिकली ये पहले से ही एक जमा जमाया ट्रेड हब था। हिस्टोरिकली इसका 2000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास था और कल्चरल और पॉलिटिकल तौर पर यह सत्ता का केंद्र बनने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एक परफेक्ट चॉइस। और इसकी अहमियत वक्त के साथ कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी ही है। अंदाजा लगाइए, पिछले सिर्फ 50 सालों में काठमांडू की आबादी करीब 10 गुना बढ़ गई है। ये आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि ये आज भी नेपाल का निर्विवाद केंद्र है, देश का दिल है। तो ये थी काठमांडू के अतीत और वर्तमान की कहानी। लेकिन अब एक नजर भविष्य पर भी डालते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी खड़ा है। जिस तरह से शहर की आबादी और दबाव बढ़ रहा है, क्या कभी भविष्य में नेपाल की राजधानी को कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है? सोचिए, क्या आज नेपाल में कोई और शहर है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक तौर पर काठमांडू की जगह ले सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।